हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली आज के इस सेशन में हम लोग ग्रुप डी का पीवाईक्यू ही कर रहे हैं, जो कि आपका 17 अगस्त का शिफ्ट 3। और देखो, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहां पे सारे पीवाईक्यू आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसको मान लो बाद में भी रिवीजन करना हुआ। ठीक है, जैसे आपने देखा कहीं आप सवाल बना रहे हो कि ठीक है इस डेट का इस शिफ्ट में आपको डाउट है, तो सीधा आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको थंबनेल पे भी दिखाई पड़ेगा, टाइटल में भी शिफ्ट और डेट जो है मैंने डाल रखा है। ठीक है, जिससे आपको काफी आसानी होगी। और जो लोग क्लास को लाइव नहीं लेते हैं, आपको बता दूं क्लास का समय है सुबह के 10 बजे, तो आप कोशिश करें क्लास को लाइव अटेंड करने की। और जो साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। रात के 8 बजे एनटीपीसी की क्लास होती है। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और हर एक प्रश्न को आप एक बार ट्राई जरूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए और बताइए आपको प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या बोला गया है, x बराबर 2 होने पर 5 प्लस एक्स 2x प्लस का 7 6x प्लस 9 और y समानुपात में है, तो y का मान क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने नंबर ना देकर, संख्या ना देकर आपको इस तरह से x और y में दिया गया। तो x का मान 2 यहाँ पे हम लोग रख देते हैं भाई। x का मान जब 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस का 2 यानी कि 7 हो जाएगा। आगे समानुपात में होने का मतलब क्या है भाई, अगर ए बी सी डी समानुपात में होते हैं तो a बटा बी हमारा बराबर किसके होता है, c बटे डी के। यही कंसेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। तो उधर x का मान 2 फिर से रखोगे तो 4 प्लस 7 यानी कि हो जाएगा ये आपका 11, बराबर किसके हो जाएगा, 6 गुणे 2 12 प्लस का 9 21 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है y दिया गया है, तो 7 से आप डिवाइड करेंगे, ये आपका 3 बार, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 गुणे 3 यानी कि 10। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, समानुपात का कंसेप्ट लगाना था। 33 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 इज द राइट आंसर। चलिए, इसका आंसर बताइए। देखो, मैं क्या कहता हूँ भाई, जो लोग क्लास लाइव अटेंड करते हैं, आप प्रॉपर कॉपी पेन के साथ बैठो, ताकि मतलब फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े ना। पता चला एक बार ऐसे पढ़ रहा हूँ, फिर एक बार कहोगे सर मैं अब फिर से जो है कॉपी पेन लेके पढ़ रहा हूँ, तो फिर उसका क्या मतलब रह जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं, तो कॉपी पेन के साथ आप बैठो, देखो कौन से सवाल आपसे नहीं बनते हैं, जो बन रहा है उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी, जिसमें नहीं बना पाओगे उसमें आप कुछ ना कुछ सीखोगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, शांति और कृति का वर्तमान आयु का अनुपात ये है, 5 साल के बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। अब ध्यान से समझना, ये शांति ये कृति, अनुपात आपको 7:3 दिया गया। देखो, ये 5 साल बाद इसकी उम्र है, तो वर्तमान समय में क्या होगी, 40 माइनस का 5 यानी कि कीर्ति जो है इस समय 35 साल की है। डाटा आपका 5 गुना हो गया, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 गुणे 5 यानी कि 15 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कीर्ति की 5 साल के बाद, तो 5 साल बाद मतलब इसकी भी उम्र 5 से तब बढ़ जाएगी, तो 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। बस यहाँ पे आपको क्या करना था, शांति की वर्तमान उम्र पता कर लेनी थी, जो कि सीधा 5 घटाने पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 साल बाद उम्र दिया गया था। इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। और क्लास में आने के साथ आप अपनी हाजिरी, अपनी अटेंडेंस लगा दिया करें। कैसे लगाओगे भाई, सेशन को लाइक करके, जिससे आपको भी इन फ्यूचर पता रहेगा कि ये क्लास मैंने कभी देखी थी। एक्स और वाई एक काम को 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। वैकल्पिक दिन का मतलब क्या है, इन्होंने हालांकि स्पष्ट रूप से लिख दिया, बट कई बार वो लिखा नहीं रहता। मतलब एक के बाद एक काम कर रहा, उसमें ये भी आपको देखना होता है काम शुरू कौन कर रहा है। जैसे यहाँ पे बोला गया जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है, तो पूछा जा रहा है काम को समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा, बताइए। जो लोग लेट में आए हैं उन्हें भी गुड मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा, एक्स 8 दिन में और वाई जो है वो 12 दिन में काम को समाप्त करेगा। 8 और 12 का एलसीएम की बात करी जाए, ये आपका 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगा।
एक्स हमारा 3 यूनिट, वाई जो है वो 2 यूनिट काम करता है। बोला गया एक्स पहले शुरू करता है, तो देखो इस तरह से काम होगा, एक्स वाई काम करेंगे, इस तरह से काम रिपीट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखते हैं कि कितने दिन में काम रिपीट हो रहा है, या 2 दिन में काम रिपीट हो रहा है, और 2 दिन में कितने यूनिट काम हो जाएगा, 3 और 2 5। अब देखते हो 5 से कितनी बार जाएगा, देखो 5 से डिवाइड करोगे तो ये 4 बार जाएगा, यानी 20 तक तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, बोथ साइड दोनों तरफ 4 का हुआ, मतलब 8 दिन में 20 यूनिट काम हुआ। अब सुनना, अगले दिन कौन आएगा, एक्स का नंबर है, ये आएगा 3 यूनिट काम कर देगा, मतलब 23 यूनिट काम हो चुका है। अभी भी 1 यूनिट काम बचा हुआ है, बट नंबर आ जाएगा वाई का, ठीक है। तो 9 दिन तो हो चुका है, 1 यूनिट काम बचा है, और वाई 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 9 सही 1/2। देखो डायरेक्ट जहां तक सॉल्व हो जाए उसके बाद आप एक एक दिन का देखो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा था, इसका 4 गुना हमने डिवाइड करके देखा 25, तो इससे ज्यादा आगे निकल जाएगा, तो ये आपका 20, 4 इधर गुना 8 दिन में 20 यूनिट। 9वें दिन आएगा एक्स जो कि 3 यूनिट काम कर देगा, ठीक है। उसके बाद 1 यूनिट, यहाँ पे देखते रहना कितना काम बचा हुआ है, 1 यूनिट काम बचा है, तो 1 यूनिट बचा है, लेकिन वाई 1 दिन में 2 यूनिट करता है, तो 9 सही 1/2 जो है आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताइए। और देखो जो लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर देने वाले, भैया बार बार आपसे कह रहा हूँ एडवांस मैथ पढ़ लेना, वरना फिर पेपर में मतलब आप ठीक ठाक प्रश्न आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। और इतना समय आपको मिल रहा है, फिर भी अगर आप टॉपिक पढ़ के नहीं जाओगे तो इसमें गलती किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ आप। आवाज को देखो अब क्लास के बाद ही मतलब कुछ उसमें चेक करते हैं कि क्यों ऐसा गड़बड़ी सा हो रहा है, बाकी अभी इतना सही होगा कि आपका काम चल जाए, ठीक है। उसको आज क्लास के बाद मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अभी बीच में कुछ करूंगा तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और बात समझ रहे मिस्टर विकास, आई, यदि थीटा एक न्यून कोण है और कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में ए के, तो आपसे पूछा जा रहा है ए का मान क्या, ए का मान क्या होगा। देखो ये आपका मतलब कॉसेक थीटा बराबर 1 नहीं रहा होगा, यहाँ पे या तो माइनस रहा होगा या तो प्लस रहा होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं मानता हूँ अगर इन्होंने टाइपिंग में गड़बड़ी करी होगी तो ये माइनस रहा होगा, बाकी देखते हैं सॉल्व करने पे क्या आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। एक बार आप थोड़ा सा ट्राई करिए चीजों को, या फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई जरूर कोशिश अपने साइड से किया करो, ठीक है। ऐसा ना हो कि पता चले आप ट्राई भी नहीं कर रहे। या फिर एक काम कर लो, देखो कॉसेक थीटा आपका क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई साइन, और यहाँ पे भी कॉस बटे साइन आएगा, तो उस रूप में हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ। कॉसेक थीटा हमारा, चलो लिख भी देता हूँ, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा कॉस बटे साइन, ठीक है। इसका हमें दिया गया है होल स्क्वायर, ठीक है। पहले ये वाली टर्म सॉल्व करें, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, समझते हुए चलना। और इसकी वैल्यू बराबर किसके दी गई है, 1 माइनस का कॉस थीटा बटे में ए के। अब देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर में 2 है, तो ये तो एक पावर को डिवाइड कर दे। अब ए का मान आपको पता करना है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बटे में आ जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, एक बार ये वैल्यू प्लस की, एक बार माइनस की, माइनस वाला इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे सीधा बच जाएगा 1 प्लस का कॉस। नहीं समझे, इसने नहीं पढ़ा होगा, समझ में नहीं आएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं कि हमने ऐसे ही क्यों किया, बात ये आप अपने जरूरत के हिसाब से काम करो। जैसे यहाँ पे कॉस दिया गया तो हमने इसको कॉस के रूप में पहले ब्रेक करा दिया। फिर से सुनना, एक एक कंसेप्ट बता रहा हूं। कॉसेक थीटा क्या होता, 1 बाई साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता, कॉस बटे साइन थीटा। इसको हमने इस तरह से लिखा, साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, ये इसको डिवाइड कर देगा, तो ए की वैल्यू क्या बनेगी 1। इसको हम इधर लेके गए, और साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको समझ में नहीं आता, इसको देख लो, इस तरह से होगा भाई, एक ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस का कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आपने लगाया,
और बटे में यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बचा हुआ है। अच्छा मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, कहीं कहीं पे मैं थीटा लिख दिया हूँ बोलते बोलते, ठीक है, उसको ए कर लेना, जहाँ पे भी थीटा है वो हमारा क्या है ए, ठीक है, यहाँ भी थीटा लिख दिया हमने, यहाँ भी थीटा, अरे बहुत जगह थीटा लिख दिया। अच्छा सही है, सही है, सब सही है, बस जहाँ पे ए लिखा हूँ वो गड़बड़, ठीक है, यहाँ पे ये ए नहीं होगा, ये थीटा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 प्लस का कॉस थीटा आपके पास बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक जो आइडेंटिटी होती है त्रिकोणमिति की वही यूज करेंगे, इसको बनाइए। अब देखो टाइम एंड वर्क का सवाल जिसमें डाटा थोड़ा सा बड़े बड़े देते हैं, मतलब 11, 20, 55 ये सब दिया गया है और कुछ अलग तरीके से बात करी जा रही सवाल। देखो एक ही टाइप का प्रश्न एग्जामिनर भी थोड़ा कोशिश करता है कि 3-4 सवालों में लैंग्वेज में थोड़ा उलझाया जाए, ठीक है। उलझ कौन जाता है? जिसने प्रैक्टिस नहीं करी, जिसने उस तरह के सवाल नहीं बनाए, कंसेप्ट पता बट वो सवाल कभी वैसा बनाया ही नहीं, तो उसको दिक्कत आ जाती। बताइए। ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी उसे 20 दिन में और सी 55 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तब ये इतना समय लगता है। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए की सहायता प्रदान करी जाती है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कौन कितने यूनिट काम कर रहा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए हमारा 11 दिन में, बी की बात करी जाए तो 20 और सी की बात करी जाए तो 55 दिया गया है, ठीक है। देखो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, अगर आप देखते हैं 11 और 55 का एलसीएम क्या होगा? 55 होगा, इसका 5 इसके पास है, 4 की कमी, तो 55 गुणे 4 यानी कि आ जाएगा 220, ठीक। 11 का भाग लगाओगे यानी कि ए हमारा 20 यूनिट, 20 का भाग लगाओगे ये 11 यूनिट, 55 का भाग लगाओगे ये 4 यूनिट काम कर रहा है। अब ये समझना है कैसे काम हो रहा है। विषम दिन पे क्या हो रहा है? बी द्वारा ए की सहायता करी जा रही, मतलब ये काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद सी द्वारा ए की सहायता करी जा रही यानी कि ए प्लस सी काम करे। अब काम इसी तरह से आगे रिपीट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप जैसे ऐसा नहीं पहले एक दिन का, आप देखो फिर इसके बाद ऐसे ही काम होने लग जाएगा, मतलब यहाँ पे भी 2 दिन में काम रिपीट हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, 2 दिन में टोटल कितने यूनिट काम हो रहा है। पहले दिन ये दोनों देखिए, ये आपका 20, ये आपका 11, यहां लिख दे रहा हूं, और ये आपका 20, ये आपका 4, टोटल ऐड करा लो 31 हो गया 24, यानी कि 2 दिन में 55 यूनिट काम हो रहा है। अब सवाल तो इन्होंने सही बनाया बट इसकी वजह से ये आसान हो गया भाई, डायरेक्ट इसका 4 गुना है 220, तो क्या होगा? समय भी 4 गुना लगेगा, यानी कि 2 गुणे 4, 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये और कैलकुलेटिव हो जाता, अगर यहाँ पे 55 की जगह मान लो जोड़ने पे 45 आ जाता तो सवाल काफी अच्छा बन जाता, फिर आपको ब्रेक करा के करना पड़ता। अभी क्या है एग्जैक्टली ये डिवाइड हो गया, 55 का 4 गुना है तो 2 का 4 गुना क्या होगा? 8 हो जाएगा। समझ में आ गया? विशंभर, साक्षी, विकास, अविनाश, अतुल, नीरज, आय, खर्च, पवन, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर शिफ्ट में आप सवाल देख रहे होंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण के। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब टॉपिक आप पढ़, ठीक है। सवाल होते आसान है, बस आपको सीधा सीधा कंसेप्ट पता होना चाहिए वहां पे क्या अप्लाई हो रहा है। द्विघात समीकरण, इसके मूलों का योग 9 है तो बी का मान क्या होगा? तो मूलों का योगफल क्या होता है बताइए। कई तरह से आपको बताया भाई, मूलों का योगफल होता है माइनस का एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में माइनस का बी बाई ए भी पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है वो? बेसिकली माइनस का एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आइए देख लेते हैं। मूलों का योग बताया गया है 9, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो x का गुणांक माइनस के साथ यानी माइनस बी आ जाएगा, बटे में यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 मत बता देना, हालांकि इन्होंने ऑप्शन में दे भी नहीं रखा था। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 45, माइनस का 45 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए बताइए बताइए, इसका आंसर बताइए। दो संख्याओं का HCF 7 है और उनका LCM 434 है। यदि इनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? भाई जब आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, HCF LCM, तो क्लास में सबसे पहले यही कंसेप्ट बताया जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो संख्याएं में से एक संख्या हमें दी गई है 14 हो जाएगी, दूसरी संख्या आपने मान ली, ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा भाई? पहली HCF दिया गया है 7 और LCM दिया गया है 434, बस कैलकुलेट कर लो, छोटा मोटा भाग है लगा दीजिए, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो N2 का मान क्या होगा? 2 का भाग लगाओगे, ये 2 बार और ये 1 7, तो 217 क्या होगा? दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। दो सौ सत्रह यहाँ पे दूसरी संख्या हो जाएगी। बहुत बढ़िया, इसका आंसर होगा। और मैं देख रहा हूं ग्रुप डी में एज के भी सवाल मतलब हर सेट में आए, ठीक है। और एज बेसिकली है क्या भाई? रेशियो और एवरेज का उसमें कंसेप्ट लगता है, ठीक है, और एवरेज का अपना कंसेप्ट बहुत ही कम है, ठीक है, पता है। एवरेज का अपना कंसेप्ट जो है वो कम है, वो रेशियो और एवरेज का कंसेप्ट यूज करता है कौन? एज टॉपिक। इसीलिए देखो क्या होता है ना, कई जगह आपको मतलब सिलेबस में एज नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है, बट एज के सवाल आ जाएंगे क्योंकि वो रेशियो का हिस्सा है। पार्टनरशिप नहीं बताया जाएगा बट साझेदारी के सवाल आ जाएंगे। यहां पे बोला गया अरुणा, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी उम्र अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन 18 वर्ष की है, मतलब ये सीधा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं भाई, जो उसकी बहन है यानी कि जो सिस्टर है वो छोटी है, सिस्टर जो है वो छोटी है, कितना है? 8 साल छोटी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है अरुणा की बहन की उम्र बताई गई है और अरुणा की उम्र पूछी जा रही, तो ये 8 ज्यादा हो जाएगा ना, 18 प्लस का 8, मतलब ये सीधा पढ़ के लगाने वाला। बस कई लोग जल्दबाजी में 10 बता सकते हैं, यहाँ पे देखना है कौन बड़ा है। अरुणा बड़ी है, उसकी बहन छोटी है। जैसे मैं वही वाला एग्जाम्पल, मेरे पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब आपके पास मेरे से 10 रुपए कम है। किसी ने 10 तो नहीं बता दिया जल्दबाजी, ठीक है, सिंपल सा है। अगर बहन छोटी है तो अरुणा जो है 8 साल बड़ी हो। इसका आंसर बताइए। तो बीच बीच में थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल वो मिलता रहेगा, ठीक है, ट्राई करें। एटीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर 12.5 इंटू 10 बीमा वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है। पेंट, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे पेंट गायब कर दिया, कोई बात नहीं, आप समझ गए। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे जो पेंट है सभी तरफ से मतलब ये होगा, तो चारों दीवार नहीं बोला गया। कई बार होता ना कि दीवार और छत या फिर दीवार पेंट करना है, चारों तरफ से पेंट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल सरफेस एरिया पे काम हो रहा है और वही आपको कैलकुलेट करना है। टोटल सरफेस एरिया पे काम हो रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा दिक्कत में आपको क्या डालेगा, ये जो वैल्यू दोनों दशमलव में दी गई है, यही थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, बाकी तो कुछ सब कुछ सही है। फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल बी। अब देखो ये डाटा बड़ा है तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं भाई, गुणा कर अभी बाद में कराएंगे इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और बाकी ये क्या होगा? बी एच क्या होगा? इसका गुणा तो 125 आ जाएगा ना, देखो इसका गुणा क्या होगा? 125, क्योंकि वहां पे 10 था। और अगले की बात करी जाए एच एल, इसका गुणा 185 हो जाएगा। अब देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए ना पहले यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं 2 का गुणा अंदर करा दे रहा हूं। तो 2 का गुणा अंदर कराने से क्या हो जाएगा? ये आपका रहेगा 18.5 रहने देते हैं और इसको हमने बना दिया कितना? 25 बना दिया, समझते रहना। इन दोनों को जोड़ ले रहे हैं भाई, 18 12 30, 310 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 620 आ गया। अब बस ये कैलकुलेट करना बाकी, ये कैलकुलेट करना भी आसान है। कुछ पता है
कई बार क्लास में बताता रहता हूं, अगर 25 का गुणा कहीं पे और बहुत जगह मिलता है तो आप उसको 100/4 समझो। 100/4 करूंगा तो ये 1850/4 होगा। 4 का भाग लगा रहा हूं, 4 चौके 16 हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपका बचेगा 2, तो 4 छंगा 24 हो गया, बच गया 1, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है। और प्लस का यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 620। इन दोनों को आप ऐड करा दो, कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। और 0 नहीं होगा यहाँ पे, 2 और 2, 2 और 0 2 हो जाएगा। 6 और 2 आपका जो है ये 8 बनाएगा, 6 4 10 बनाएगा, और 0.5, तो 1082.5। देखो इतना तो क्लियर था कि 0.5 वाला आंसर आएगा, बट 2 ऑप्शन दिए गए थे, वरना हम सीधे भी चले जाते, ठीक है, क्योंकि ये तो कंफर्म था पूर्णांक आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा पूर्णांक, ये गुणा होगा तो 2 स्थान पे दशमलव देगा, 2 का गुणा कराओगे तब भी दशमलव एक स्थान पे शिफ्ट होगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। अब देखो सबका तरीका अलग अलग हो सकता है पेपर में कोई पहले इसको सॉल्व कर लेगा, फिर 2 का गुणा कराए, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना था बस, डाटा की वजह से थोड़ा सा ये आपका कैलकुलेटिव, ठीक है। अब ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 1:4 है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल रेशियो का क्वेश्चन, ए बी सी का अनुपात पूछा जा रहा है। और देखो इस बार आपको अलग अलग दिया गया, तो आपको कंसेप्ट लगाओगे, चाहे पड़ोसी कंसेप्ट लगा लो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ऐसे ही देख लो, इसका 3 गुना होगा तो ये 12 हो जाएगा, बाकी लिख लेते हैं, यही तो दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2, और ये आपका आ जाएगा 3, और ये आपका आ जाएगा 12 है। क्या करके मानेंगे, इतनी सारी गलतियां लगातार 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 लगातार। यहाँ पे देखो गड़बड़ी, ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल था, इन्होंने टाइपिंग में यहाँ पे गड़बड़ी करी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 3 था, अब तो ये खत्म सवाल हो गया। पहले तो थोड़ा बहुत दम भी था, अब ये सीधा सीधा खत्म सवाल हो गया। भाई बी दोनों जगह कॉमन है, और वो आपको 3 बताया गया है, ठीक है। वो आपको 3 बताया गया है, और एक ऑप्शन भी इन्होंने गलत टाइप कर रखा है। क्या बताऊं भाई, मतलब आसान से प्रश्नों में भी ये टाइम वेस्ट करवा देते हैं मेरा। तो ये आपका एक ऑप्शन 2:3:4 दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका सीधा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बी दोनों जगह पे कॉमन है, और 2:3:4 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है, और फिर उसके बाद बोला गया 50 मिनट तक 70 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो मीटर पर मिनट यहां भी दिया गया है, मीटर पर मिनट में ऑप्शन भी दिया गया है, तो कोई इसको ना तो मीटर पर सेकंड में बदलेगा, ना तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। कई लोग डायरेक्ट बदलना शुरू कर देते हैं बिना ऑप्शन वगैरह देखे, ठीक है। तो मीटर पर मिनट में दिया गया, उसी के हिसाब से आप सॉल्व कर लो। तो औसत चाल क्या हो जाएगी, चली गई कुल दूरी डिवाइडेड बाई लिया गया कुल समय, ठीक है। तो चली गई कुल दूरी क्या होगी, इन दोनों का गुणा, तो 100 गुणे, चलो एक बार लिख भी देता हूं भैया, 100 गुणे 20 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 50 गुणे 70। टोटल समय कितना है बताइए, एक बार बोला गया 100 मिनट, और एक बार बोला गया 50 मिनट, तो 100 प्लस का 50 हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आएगा 2000, ये आएगा 3500, यानी कि 5500 हो गया ऊपर, और हर में आ जाएगा 150। डिवाइड वगैरह कर तो शून्य से शून्य चला गया, 5 का भाग लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा 110/3 मीटर पर मिनट में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। बाकी देखो एग्जाम में आप बैठे हो ना, तो आप ये छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 2000 प्लस का 3500, यानी कि 5500/मिनट। समय को देखो, 100 प्लस का 50 यानी कि 150, ठीक है, कोई दिक्कत।
इसका आंसर बताइए। घातांक तथा करणी का सवाल है, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बताइए। देखो जब भी इस तरह का प्रश्न आपको दिखाई पड़े ना, तो वहां पे आपको आधार बराबर करना है। क्या करना है? आधार बराबर करना है, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आधार समान है, आप गुणा करा रहे हो, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, भाग करा रहे हो, घातें आपस में घटेंगी, और बीच में बराबर का चिन्ह है, आधार बराबर है, तो घात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो सब आप देख रहे हो 2 की पावर है, तो सबको 2 की घात के रूप में लिखो, सबको 2 की घात के रूप में लिखिए और उसके बाद सॉल्व करिए। बताएं। बाकी मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अगर बहुत किसी की मैथ कमजोर है तो उसके लिए थोड़ा हेल्प मिल जाएगा भाई। 2 की पावर 2 ये होता है, 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 4 होता है। एक कंसेप्ट यहाँ पे और, घातांक तथा करणी का। अगर 2 की पावर x होल टू दी पावर y है, इसका मतलब 2 की पावर एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ये आपका सेम रहेगा, 2 की पावर x, ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 2, तो 12 गुणे 2 24 हो जाएगा, यानी कि 2 की घात 24 आ गया। कोई दिक्कत? 2 की घात 3, तो 3 गुणे 3 यानी कि 2 की घात 9 हो जाएगा, बराबर। 2 की घात 4, तो 4 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। हमने क्या बताया? अगर गुणा का चिन्ह है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का 33 इक्वल टू 2 की पावर 44। आधार बराबर है, घात बराबर होंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा? 44 माइनस का 33, यानी कि ये आपका 11 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे घात क्या होंगी? बराबर हो जाएंगे, जब बीच में बराबर का चिन्ह लगे। पूरा का पूरा कंसेप्ट घातांक तथा करणी का यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बाद के 2 घंटे में तय की गई दूरी बताइए कितनी? बाद के 2 घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एवरेज स्पीड का बेसिक कंसेप्ट लगाइए, चली गई कुल दूरी डिवाइडेड बाई लिया गया कुल समय। ठीक है, चली गई कुल दूरी और डिवाइडेड बाई लिया गया कुल समय। ठीक है, बता दो। तो औसत चाल हमें इन्होंने बता दिया है 30 है। ठीक है, दूरी कितनी आ जाएगी? यहां पे बोला गया 3 घंटे 80 की चाल से चला। ठीक है, बट ये 2 घंटे तक किस चाल से चल रहा है ये हमें नहीं पता। तो पहले हम यहाँ पे चाल पता करें। हमने मान लिया इसकी चाल यहाँ पे x है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम आ गया 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? आप जब गुणा कराओगे 3 और 2 घंटे की आप, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे ये चाल नहीं, ये तो आपको सीधा सीधा डिस्टेंस ही यहाँ पे बता दिया भैया, फिर तो काम आसान हो गया एकदम। हमने मान लिया यहाँ पे मतलब सॉरी मान नहीं लिया, ये 80 किलोमीटर, यहाँ पे x। अब देखो ये डायरेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, समय कितना हो जाएगा? 3 + 2 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 माइनस का 80 यानी कि 70 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही देखो 30 की चाल से टोटल समय कितना है? 2 घंटे यहां पर है और 3 घंटे यहां पे, मतलब वो 5 घंटे चल रहा है। औसत चाल है उसकी 30, तो 30 गुणे 5 मतलब 150 किलोमीटर चला है। उसमें से एक 80 किलोमीटर ये रहा, तो 150 माइनस का 80 क्या हो जाएगा? 70 किलोमीटर। यहाँ पे चाल का कोई यूज ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने सीधा डिस्टेंस यहाँ पे दिया है और डिस्टेंस की ही बात करी, दूरी देकर दूरी ही पूछी जा रही। ठीक है, तो औसत चाल क्या होता है? चली गई कुल दूरी डिवाइडेड बाई लिया गया कुल समय। ठीक है, बताएं। सॉल्व करके बताइए। वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च करी। उसने स्कूटर को 2200 के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ
तो उसने मरम्मत पर कितना रुपए खर्च किया, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट है वो बोला गया है 20% है, बता दीजिए। चार सौ कैसे आ गया, कुछ डाटा सब कुछ सेट तो है, समझे नहीं भाई। अच्छा आप ये बताओ मुझे, सीधा सीधा पहले ये बताइए, बात को यहां पे समझो। इन्होंने बोला 20% का उसको लाभ हुआ है, तो और लाभ रुपए में भी बताया गया है, तो सीधा सीधा आपको 20% की वैल्यू सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2200 बता दी। क्या इस बात से किसी को आपत्ति? तो 100% का मान क्या होगा भाई, आप डिवाइड करोगे 1% की वैल्यू 110 आएगी, तो 110 में आप क्या करोगे, 2 जीरो चिपकाओगे, यानी कि 11,000 आ गया। मतलब 11,000 का सामान था, उसको जब वो बेच रहा तब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी आगे और समझो, हमने क्या समझा रखा, आपने कोई सामान खरीदा, उसकी मरम्मत में अगर आप पैसा लगा रहे हो, उसकी मरम्मत में अगर आप कुछ पैसा खर्च कर रहे हो, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो आपका बढ़ चुका है, और जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो बढ़े वाले पे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, वो तो सवाल इन्होंने सही बनाया। एक ऑप्शन यहाँ पे 1100 होता तब लोग गलत करते, एक ऑप्शन अगर यहाँ पे 1100 दिया जाता तो लोग गलत करते। अब समझना, भाई साहब ने क्या किया, 10% के बराबर राशि खर्च कर दी मरम्मत पे। मतलब अगर ये 10 में सामान खरीदा है तो मरम्मत के बाद उसकी कीमत हो गई 11, मरम्मत कराने के बाद 1 यूनिट लग गया उसका मरम्मत कराने में। देखो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 1000 गुना, तो मरम्मत करवाने में उसका जो पैसा खर्च हुआ है वो क्या होगा, 1 गुणे 1000, ये आपका 1000 आ जाएगा। नहीं समझे, यही होता, थोड़ा सा गोल सा घुमा दिया गया आपको, मतलब कान ऐसे ना पकड़ा के ऐसे उल्टा पकड़ा गया, ठीक है। फिर से समझना क्या हुआ, इन्होंने आपसे पहले बताया कि उसने स्कूटर को इतने लाभ पर बेचा और उसको 20% का लाभ हुआ। अब जो लाभ कब होगा, जैसे मान लीजिए मेरा पूरा खर्चा 500 रुपए का है, 600 में बिक रहा है, तभी तो मैं कहूंगा 100 का लाभ हो रहा है। अब भले ही मैं उसको 400 खरीद के 100 रुपए में बनवाया हूं, उससे मतलब नहीं, 200 का प्रॉफिट नहीं होगा वहां पे। तो ये आपने पता कर लिया, इसका मतलब जो उसका खर्चा, मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है वो 11,000 है। अब सुनना आगे, इन्होंने बोला है वो 10% के बराबर राशि खर्च कर दिया, तो वो खरीद के लाया था 10 में, बट खर्च करने में उसको मरम्मत करवाने में 1 यूनिट और बढ़ गया, मतलब वो 11 रुपए का उसका सामान पड़ा, तो 11 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 11,000 है, यानी कि 1000 गुना है। तो 1 यूनिट ये जो मरम्मत करवाने में गया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 गुना, यानी कि 1000 रुपए उसने मरम्मत में खर्च कर दी, ठीक है। तो इसमें कई लोग पेपर में कंफ्यूज हुए होंगे, वो तो शुक्र मनाओ ऑप्शन में 1100 नहीं है, ठीक है। अगर 1100 ऑप्शन में होता तो पेपर में बहुत सारे लोग सवाल गलत कर देते, ठीक है। इसका आंसर बताइए। तो ये डायग्राम एक्चुअल में थोड़ा सा इन्होंने गलत बना दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, आप बाकी क्वेश्चन पढ़िए। कुछ इस तरह का डायग्राम पेपर में दे रहा है, ठीक है, इस तरह का। कभी कहोगे सर इन्होंने भी तो ऐसे ही बनाया जैसे आप बना रहे हो, वो थोड़ा सा गलत है, ये समझ लेना आप, ठीक है। भाई बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है BC बराबर BD के, तो ये अगर आपका B है, ये C है, ये D है, ये दोनों बराबर बताए गए, और ये देख लो आप कॉमन ही है। उसके बाद इन्होंने एक कोण भी बराबर बताया है,
कोण कौन सा? कोण एबीसी। एबीसी मतलब ये कोण बराबर किसके है? एबीडी के। देखो तो ये आपका यहाँ पे दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, तो त्रिभुज आपका यहाँ पे क्या हो चुका है? सर्वांगसम हो गया है। ठीक है, कनग्रेंट हो गया है। ठीक है, सिमिलर नहीं रहा, ये समरूप नहीं रहा। तो अब यहाँ पे पता आपसे क्या पूछा जा रहा है? त्रिभुज सी ए बी, देखो क्रम आप समझना, ये कैसे लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं सी ए बी। सी ए बी आपको बताना है किसके सर्वांगसम। ठीक है, किसके सर्वांगसम, ये आपको बताना है। तो अब इसी रेस्पेक्ट में अगला भी त्रिभुज आपको लिखना पड़ेगा। सिंपल तरीका मैंने बता रखा, आप ये देख लो, ए बी यहां पे भी है, ए बी यहां पे भी आएगा। ठीक है, ए बी हमारा यहां पे भी आएगा। ठीक है, सी ए भुजा किसके बराबर होगी? सी ए बराबर होगा डी ए के। तो यहां पे मैंने लिखा डी, यहां पे लिखा ए, यहां पे लिखा बी। अभी रुके रहना, सी बी किसके बराबर है? सी बी बराबर है सी डी के, सॉरी सी बी बराबर है बी डी के। देखो आ रहा है कि नहीं? बी डी के बराबर आ रहा है कि नहीं बताओ? तो डी ए बी के क्या होगा? ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा। क्रम जरूरी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, एबीडी लिख दिया। तो एबीडी अगर कोई लिखेगा तो गलत हो जाएगा। देखो आप कैसे चेक कराते हो, यहाँ पे फिर से समझना भैया, यही आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है। अगर आप इस तरह से लिख रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा भुजाएं बराबर है कि नहीं, संगत भुजा, सर्वांगसम है। सी ए बराबर डी ए के है कि नहीं बताओ? सी ए बराबर डी ए के हो गया, ए बी बराबर ए बी, हाँ वो तो है ही, सी बी डी बी के बराबर। अगर आप एबीडी किसी को लग रहा है, मान लो किसी ने देखा और तुरंत ही टाइप कर दिया एबीडी, तो एबीडी आपने लिखा, भी देखो कैसे गलत हो जाएगा, ये समझना। सी ए आप कह रहे हो कि सी ए बराबर होगा ए बी के, तो सी ए बी के कहां बराबर भैया? ये तो गलत हो गया तुरंत ही। ठीक है, तो समरूप अगर होता है तो वहां पे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। सर्वांगसम में क्या होता है? संगत भुजाएं ही बराबर हो जाती है। ठीक है, कन्ग्रेंट क्या होता है भाई? सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान है, समरूप का मतलब उसका रूप समान है, यानी उसका शेप तो बराबर है बट साइज इक्वल नहीं है। और सर्वांगसम में क्या होता है? शेप और साइज दोनों इक्वल होती है। आंसर बताइए। और ये क्लास आपकी डेली मॉर्निंग में 10 AM यानी कि सुबह 10 बजे होती है। इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो जिसको पुरानी क्लासेस या फिर फ्यूचर की क्लासेस देखनी है तो पूरा ग्रुप डी का पीवाईक्यू आपको उस क्या कहते हैं मतलब प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है? द्विघात समीकरण, इसके मूलों का योग क्या होगा? तो मूलों का योग अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने फिर यहाँ पे गलत लिख दिया। चलो मूलों का योग पता नहीं, शायद गुणनफल पूछा गया था या फिर अगर योग पूछा गया, मैं दोनों आपको बता देता हूं भाई। मूलों का जोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मूलों के गुणनफल की बात करोगे तो वो आपका आ जाएगा माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 7/4 होगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा यानी कि मूलों का गुणनफल आपसे पूछा जाएगा तो सी बाई ए होता है यानी कि माइनस का 21/4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी पूछा जाएगा वो आप बता लोगे। बट अगर यहाँ पे योगफल इन्होंने लिख रखा है तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? माइनस का 7/4। ठीक है, अगर गुणनफल पूछा जाता तो माइनस का 21/4। देखो जिसको नहीं पता है, किसी के मन में आ रहा हो यहाँ पे तो प्लस है माइनस क्यों लगा दिया, तो यह सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वहां पे आप क्या करते हो? जो आपका पूर्णांक वैल्यू दिया गया है बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, वहां पे चिन्ह नहीं बदलता है। आंसर बताइए। एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है। अरे पहले नुकसान था फिर प्रॉफिट होने लग गया, यानी कि आपको सीधा इन्होंने क्या किया है? 20% की वैल्यू जो है वो 100 बता दी है, 100 बताया है। ठीक है,
तो आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुना यानी कि 500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, बट कई लोग देखो, जैसे हमने कैसे बताया, ये -14 था और आपको फिर कहां पे जाना है, 6 पे, तो इनका अंतर ही आया 20% का। कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वो भी बता देता हूं। वो कहते हैं अच्छा 14% का नुकसान है, तो वो लिखेंगे कि 86% में बिक रहा है। ठीक है, फिर कहेंगे अच्छा यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो रहा है 6% का, मतलब 106 में बिक रहा है, तो फिर वो इसका अंतर 20 कैलकुलेट करते हैं। देखो, बट अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा भैया तो इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है। आप ऐसे समझ लो, अगर मैं प्लस माइनस, मतलब प्लस में से माइनस को घटा रहा हूं, तो वो दोनों जुड़ ही जाते हैं। तो आप ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है, कि अगर एक बार लाभ एक बार हानि की बात की गई है, तो इनका जो अंतर होगा सीधा इनका जोड़ होगा, ये करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बात समझना, सोचना, जो लोग वैसे करते हैं उनके लिए बता रहा हूं। बाकी ठीक है, मतलब कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, कि नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, बाद में आप क्लास देख लो या फिर अभी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करें। उन्हें भी चैनल के बारे में बताएं कि अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेल बुक स्टडी चैनल मैथ के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। ठीक है, चाहे वो आपका मतलब कंसेप्ट के लिए हो, प्रैक्टिस के लिए हो, पीवाईक्यू के लिए हो। इसका आंसर बताइए। एक व्यक्ति 75,000 की धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 साल के लिए निवेश किया। 6 साल बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 6 साल बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन आपको बताना है, क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। सॉल्व करके बताइए। अब देखो, मिश्र धन आपसे पूछा गया भाई 7% के हिसाब से, डाटा कुछ गलत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में एक व्यक्ति 7 सही 1/2 दिया गया। थोड़ा रुक जाना, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 7 सही 1/2 क्या है, 7 सही 1/2। ठीक है, 7 सही 1/2, इसको आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे भी क्या होगा, 7 सही 1/2 यानी कि 7.5% आपको ब्याज दर यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो अब सॉल्व कर दीजिए। तो देखो सिंपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 7.5% के हिसाब से, ठीक है, 6 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 42 और 3 45, यानी कि 45% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर सिर्फ परसेंटेज की बात करी जाए तो हमारा जो अमाउंट है वो 145 हो जाएगा। बट देखो, इसमें आप जब 145 का गुणा कराने जाओगे वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटर ये है भाई, ज्यादा अच्छा ये है कि आप 75,000 का पहले 45% कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 45% कैलकुलेट कर लीजिए भाई, गुणा करा लो, ये 0 हो जाएगा। 45 गुणे 5 180, 225, बच गया हमारे पास 22। 7 का गुणा कराएंगे 35, बच गया 3, और 28 और 3 हो गया 31, तो ये हमारा आ जाएगा 337। तो इतना आ गया, कितना आ गया, 337, मतलब 35,750 का आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। हमें अमाउंट बताना है, तो प्रिंसिपल में आप क्या करो, इंटरेस्ट को ऐड करा दीजिए। 75,000 में आप 33,750 को जोड़ दोगे। आप सवाल आसान, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बस बनाया गया, बाकी कुछ है नहीं। 5 3 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, तो 1,08,750। ठीक है, देखो सबको पता है परसेंटेज से यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 145% हमारा अमाउंट हो जाएगा। बट आप जब 145 का गुणा कराने चलोगे वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटर यह है कि पहले आप ब्याज पता कर लो, यानी कि हमने पहले इंटरेस्ट रुपए में निकाल लिया, फिर उसको प्रिंसिपल में जोड़ दिया। ठीक है, अभी देखो पता है, मतलब अगर मैं 75,000 में भी 145 का गुणा कराता, मतलब 75,000 का 145% निकालता, तो वो भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस 75 की वजह से। ठीक है, लेकिन अगर आप आगे भी कैलकुलेशन, मतलब इन फ्यूचर भी सवाल बनाओगे, मान लो कल को 38% बना, तो वहां पे फिर डिफिकल्टी आ जाएगी 138 का गुणा कराने। ठीक है,
चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि x बटे वाई बराबर 3/2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताया गया है x बटा वाई जो है हमारा वो 3/2 के बराबर है, ठीक है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यह आपका किसके बराबर होगा बता रहा। अगर इस तरह का डाटा हो सीधा x और y का यही मान है, x का मान 3 y का मान 2, तो x का मान 3 यानी कि 3 का वर्ग प्लस का 2 का वर्ग, यहाँ पे 3 का वर्ग माइनस का 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 यानी कि 13 हो जाएगा, 9 माइनस का 4 यानी कि 5 हो जाएगा, तो 13/5 सही जवाब। देखो मैथ में आपका टारगेट 100% क्वेश्चन होना चाहिए, तो वो आपको बाकी लोगों से जीएस वगैरह में थोड़ा सा आगे बढ़ने में मदद करेगा। और आप देख रहे हैं पेपर ऐसे रहते हैं, अगर आपने मतलब बाकी सब्जेक्ट बाकी विषय के अपेक्षा कम भी मेहनत की हो, ढंग से आपने अगर पढ़ा है, तो आप 100% क्वेश्चन मैथ में अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम, घर पे नहीं एग्जाम पे। आंसर बता दीजिए क्या होगा। सब में एक एक अंक पे बार लगा हुआ है, ठीक है, सभी में एक एक अंक पे बार लगा हुआ है और ये बार का जोड़ घटाव का सवाल है, बताएं। देखो बार में भी मतलब मैं कई बार शॉर्टकट आपको बता देता हूं, बट मेरी सलाह आपसे ये है भैया पेपर में थोड़ा सा मतलब 2-4 सेकंड का काम है, एक लाइन लिख लिया करो, वरना ये सवाल गलत होते मतलब होने में देर नहीं लगती, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंडीशन है जो आप डायरेक्ट ट्रिक मतलब यूज करते हो, ठीक है। कि अगर वैल्यू 1 से बड़ी आएगी उसको 1 बढ़ाना है, जोड़ने पे वो 2 से बड़ा चला गया घट 2 जोड़ना है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे फिर, इसलिए पूरा एक बार पहले लिख लो, ठीक है। मतलब डायरेक्ट घटाने के चक्कर, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस में करोगे वैसे ही आप पेपर में करेंगे, तो उल्टा सीधा काम नहीं। तो कंसेप्ट वाइज चलते हैं भाई, एक मैं डाटा आपको आराम से समझा देता हूं। अगर इस तरह का डाटा लिखा गया है, आप क्या करते हो, इसको एक्स वाई जिस पे बार नहीं लगा है हम लोग उसको घटाते हैं, हर में एक अंक पे बार है तो एक बार 9 आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 1 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब बाकी मैं यही पैटर्न यहाँ पे लगा रहा हूं, तो 16 में से 1 घटाऊंगा, ये 15/90 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। 15 में से 1 घटाऊंगा तो ये हमारा आ जाएगा 14/90 माइनस का, 13 में से 1 घटाऊंगा ये आ जाएगा 12/90, सवाल खत्म। 29 में से 12 घटाओगे तो 17/90, क्या हो जाएगा 17/90, 17/90 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताएं। राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है, कितने साल पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी, बताएं। 3 गुनी कब थी। अब यहां पे क्या करोगे, कुछ लोग कहेंगे सर मैं ऑप्शन से करना पसंद करूंगा, करो ऑप्शन से, और मैं तो कहूंगा भैया कंसेप्ट से करना भी पसंद कर लो, ठीक है। बता दीजिए क्या होगा। पर ठीक है, मतलब डाटा ऐसा ही थोड़ा आसान है, तो आप अगर ऑप्शन से भी जाएंगे, मैं कह रहा हूं ऑप्शन हटा भी दिया जाएगा तब भी आप गेस कर लोगे क्या होगा। बट हम बात करेंगे अगर थोड़ा सा अच्छा सवाल भी बनता है तो आपको कैसे करना है, ठीक है, उसकी भी बात करी जाएगी। तो यहाँ पे देखो अगर आप चेक कराते हो, ठीक है, अगर आप इसको चेक कराते हो भाई, राम की उम्र 55 साल है, हम ऑप्शन की हेल्प से पहले कर लेते हैं, तो ये 55 है, ये हमारा 25 दिया गया है, ठीक है। 7 की कमी करेंगे तो बनेगा ही नहीं भाई, 10 की जब आप कमी करोगे मतलब 10 साल पहले की बात करी जा रही,
तो दोनों में से जब आप 10 घटा दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 15 और ये आपका आ गया 45। तो 15 और 45 का मतलब क्या है, ये आपका डाटा यहाँ पे देखो 3 गुना है कि ये तो बोला गया 3 गुना होना चाहिए, तो 3 गुना आपने कर दिया। बात कर बाकी कंसेप्ट वाइज कैसे होगा उसको भी समझा देता हूं। यहाँ पे कंसेप्ट से आप समझ लो, देखो इन्होंने अभी का कल को मतलब थोड़ा सा अगर डिफरेंट डाटा आ गया तो हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए। 55 और 25 दे रखा है, बोला गया 3 गुना कब होगा, मैंने क्या बता रखा है, अंतर समान रहता है। तो यहाँ पे अंतर 30 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है। 30 बनाने के लिए 15 का गुणा, देखो सवाल सीधा खत्म। 15 तिया 45, ये 15 मतलब 10 साल पहले। नहीं समझे, 30 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप, 30 बनाने के लिए 15 का गुणा, तो 15 गुणे 3 45, ये 15 मतलब 10 साल पहले। समझ गए ना, तो ये कंसेप्ट है, ये डायरेक्ट हमने ऑप्शन की हेल्प ले ली। इसका आंसर बताएं क्या होगा। ये एंगल दिख रहा है कि नहीं, कोण आपको दिख रहा है कि नहीं, ना दिख रहा हो इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है 150 यानी कि 150 दिया गया है, ठीक। और ये आपका 60 दिया गया यानी कि 60 डिग्री दिया गया है, 60। अब तो दिख रहा होगा 60 है और एक 150। एल एम के समांतर है। जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाया जाता है भाई, पहली क्लास में ही समझाया जाता है एकांतर कोण कैसे बनते हैं, शीर्षा विमुख कोण कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में बताया जाता है और वहां पे कुछ कंसेप्ट वगैरह समझाए जाते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे बता सकते हो भाई आंसर वगैरह आपका क्या होगा, कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं, ठीक है। मैं लिखता चला जा रहा हूं, आप देख लेना, ठीक है। चलो बता दो y का मान क्या होगा। देखो अगर ये 60 है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, संगत कोण से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, y का मान अगर मैं आपसे पूछूं तो स्ट्रेट लाइन 120 अंश का, तो 180 माइनस 60 यानी कि y आपका आ गया 120, ठीक। अब x भाई, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, आप तिर्यक रेखा खींच रहे हो, तो उस रेखा का जो अंतः कोण होता है उनका जोड़ 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे x प्लस का 150 जो है आपका 180 के बराबर होगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 अंश। कंसेप्ट भी मैंने बता दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है 2x प्लस y का मान क्या होगा, तो 2x यानी कि 60 हो गया, y की वैल्यू 180 है, तो 60 प्लस का 180 यानी कि ये आपका हो गया 240। लेकिन 240 तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। अब या तो भाई हमने, तो मुझे नहीं लग रहा कुछ कहीं गड़बड़ी करी है। ये 150 वो आपका 30, ठीक है, 30 दूनी 60 और अच्छा ये y का मान 180 क्यों लिख रहा हूं भाई, बट फिर भी आंसर नहीं आएगा ना। y का मान अगर मैं 120 भी लिखता हूं तो फिर भी ये ऑप्शन से तो मैच कर ही नहीं, 180 आ रहा है। अब इसमें भी देखते हैं कहीं टाइपिंग में या फिर कहीं एंगल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं। देखो ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने, यहाँ पे 105 दिया गया है, तो कहां से आंसर आएगा। जब सवाल सवाल ही आप गलत टाइप कर दोगे तो हम आंसर कहां से लाएंगे बताइए। ये दिया गया है 105। अब देखो इसमें मैं अगर मतलब क्वेश्चन मैच ना कराऊं तो फिर तो मैं ऐसे ही देखता रह जाऊंगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। ये 105 अंश है, ये आपका क्या है 105 है, यानी कि 105 अंश दिया गया है, ठीक है। अब आपका ये सही आएगा, 105 अंश दिया गया ये एंगल, ठीक है। बाकी वो 60 है वो ठीक है। तो भैया अगर वो 105 है, सेम कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, x प्लस का 105 क्या होगा 180 के बराबर होगा, ठीक है। अंतः कोण क्या होगा 180 अंश के बराबर होगा इनका जोड़। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री, कितना आ जाएगा 75 अंश आ जाएगा। तो फिर से मान पुट कराते हैं, तो 2 गुणे 75 यानी कि ये आपका 150 हो जाएगा, प्लस का 120, ठीक है। तो 150 प्लस का 120 यानी कि 270 अंश। क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है। बस अब अगर डाटा ही गलत होगा तो आंसर सही कैसे आएगा, आप बताइए, स्वयं बताओ। अरे
2x के जगह पर मैं x क्यों कर दूं जबरी आंसर लाने के लिए? भाई अब जो यहाँ पे मतलब दिया गया है, जो पूछा जा रहा है, उसी के हिसाब से तो करेंगे। अब मैं पीवाईक्यू करा रहा हूं तो यहाँ पे डाटा नहीं बदल सकता। हाँ, प्रैक्टिस करवा रहा होता तो मैं डाटा फिर एडजस्ट कर देता सही लाने के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। देखो ये क्या होगा, संगत कोण से 60 के बराबर, स्ट्रेट लाइन, तो y 120, क्योंकि ये 180 बनाएगा। यहां पे इन दोनों का योग अंतः कोण दोनों है, तो देखो चाहे इधर बने चाहे इधर बने, तो जोड़ क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा। आंसर बताइए। कैलकुलेट करके बताएं। नहीं, अब मैं क्लास से पहले ही क्या करूंगा, एक बार सारे डाटा चेक करा लिया करूंगा कल से जो सेट होंगे। ठीक है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है 3 क्वेश्चन में इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक किया हुआ है। उससे क्या होता ना, फिर वो तो ठीक है, मैंने पीडीएफ मतलब खोल रखी थी, वरना फिर तो बड़ा समय खराब कर देता हूँ। तो प्रत्येक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो बस वैल्यू आपको पुट करानी, पेपर में ये नहीं लिखते हो, पेपर में आप सीधा लिखते हैं √3/4, 14 का वर्ग कराओगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, 196। 4 से डिवाइड कर दीजिए भैया, 4 चौके 16 हो गया, 4 9 36 हो गया, यानी कि 49√3 हो गया, 49√3। ठीक है, सवाल थोड़ा ढंग का बनता है जब ऊंचाई देकर क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, फिर कई लोग उसमें मतलब ज्यादा कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं अभी या फिर बाद में आप क्लास को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप डी की क्लास पीवाईक्यू वाली सुबह के 10 बजे और एनटीपीसी की क्लास रात के 8 बजे प्रैक्टिस सेट की होती है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। 6 साल पहले एक पिता की आयु उसकी पुत्र की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 साल बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु क्या? एज का मुझे लगता है 3 सवाल हो गया इस सेटअप। ठीक है, तो एज टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। देखो अलग से पढ़ना नहीं है, मतलब उस पर सवाल ही आपको बनाना है, सोचने का तरीका आपको डेवलप करना है। ठीक है, कंसेप्ट बस वही लगता, आप देखा करो जितने भी सवाल मैं लगा रहा हूँ वही एक कंसेप्ट बार बार बोलता हूं कि एज का गैप समान होगा, एज का गैप समान होगा। बाकी और कोई कंसेप्ट एज का अलग से लगाया ही नहीं जाता है, फिर पूरा का पूरा रेशियो है। 6 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। ठीक है, और 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तत्कालीन का मतलब क्या है बताओ? उस समय जो उम्र थी उसका 3 गुना था, तो पिता की उम्र जो 6 गुना था, तो पहले बोला गया यहाँ पे 6 गुना था। ठीक है, और फिर यहाँ पे बोला जा रहा 3 गुना हो गया। मैंने क्या बता रखा भैया, गैप बराबर करो, पहला काम यही करो, गैप बराबर। यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 5 का गैप, बराबर कैसे होगा? इसमें 2 का गुणा करा दो, इसमें 5 का गुणा करा दो, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, 2 का गुणा कराएंगे ये 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 5 का गुणा कराएंगे, 5 3 15 हो गया, और इधर 5 आ गया। देखो दोनों की उम्र में गैप कितने का है, 3 का। अब हमें ये देखना है ये 3 का गैप किसके बराबर दिया गया है। 6 साल पहले 3 साल बाद, तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 दी गई, यानी कि डाटा 3 गुना दिया गया। ठीक है, हमसे देखो अभी वर्तमान उम्र पूछा जा रहा, कहीं पे भी आप कैलकुलेट कर लो, पुत्री की बात करी जा रही, ये 3 साल बाद का डाटा है, तो 5 गुणे 3, पुत्री जो है 3 साल बाद है 15 की, तो वर्तमान समय में होगी वो 12 की। ठीक है, वर्तमान समय में होगी 12 की। कई लोग गलती से 15 बता रहे होंगे, मुझे पता है। अब समझना, देखो यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी नहीं भैया, ये आपका क्या है, ये डाटा जो लिखा गया है ये है 6 साल पहले का। आप बात को समझिए, ये 6 साल पहले का डाटा है, और ये 3 साल बाद का डाटा है, ये 3 साल बाद का डाटा है। तो वर्तमान तो यहाँ पे है ही नहीं, वर्तमान आपको देखना पड़ेगा। और मैंने ये कई बार आपको बता रखा, समझा रखा, थोड़ा सा इन डिटेल इसको बता देता हूं, क्योंकि लोगों ने गलत किया है या फिर कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, जो कि बहुत ही सिंपल। देखो ये वर्तमान स्थिति होगी, पहले समझ, ये वर्तमान हो गया। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं 6 साल पहले, 6 साल पहले, फिर आपसे कहता हूं 3 साल बाद,
फिर आपसे मैंने बोला 3 साल बाद, तो गैप कितने का हुआ पहले तो ये बताओ। ये गैप 9 साल का है कि नहीं है, यही तो मैंने वहां पे आपको समझाया। पहले तो ये कंसेप्ट समझिए, अगर ये वर्तमान स्थिति है 6 साल पहले 3 साल बाद, तो टोटल गैप 9 साल का है, इसीलिए मैंने यहाँ पे गैप को 9 लिखा हुआ है सवाल में। तो 3 गुना हो गया। अब ये 3 साल बाद जो उनकी लड़की है, उनकी पुत्री है, वो 15 की है, तो 15 में से 3 घटाऊंगा तभी तो वर्तमान में आऊंगा। अरे आऊंगा कि नहीं वर्तमान में? बोले सर वर्तमान में ही हुआ। समझ में आया? तो ये टोटल आपके ग्रुप डी के 17 अगस्त के शिफ्ट 3 के क्वेश्चन है। ठीक है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहां से आप प्रॉपर इसका रिवीजन करें। और पीडीएफ के लिए जो डेली क्लासेस हो रही है, इनकी पीडीएफ के लिए रेल बुक स्टडी आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास अमित सर मैथ्स ऐप नहीं है, आप प्ले स्टोर पे सर्च करें अमित सर मैथ्स, वहां से आप जो है ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जो क्लासेस होती हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और रिवीजन के लिए प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। पुरानी क्लासेस या फिर फ्यूचर की क्लासेस भी आपको वहां से दिखेंगी, बट फ्यूचर की जब हो जाएंगी तब दिखेंगी। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास का समय है सुबह के 10 बजे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।